मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में। हेडिंग दिख रहा होगा आपको, इट इज हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल नया कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में कई जगह पर इसका जरूरत पड़ता है और कई लोग बेसिक इंफॉर्मेशन न रहने की वजह से इस वाले पोर्शन में कंफ्यूज रहते हैं। ये आपको इनऑर्गेनिक में भी होगा और ऑर्गेनिक में भी हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है। उन सब को हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान से आपसे समझिएगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, यानी दो अलग अलग को मिलाकर, दो या दो से अधिक को एक दूसरे के साथ मिक्स कर एक नए तरीके के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हम डे टू डे लाइफ में भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे आप पेंट खरीदने जाना है तो पहले कुछ एक ही सिर्फ प्राइमरी कलर हुआ करता था, अभी भी प्राइमरी कलर ही मिक्स किया जाता है। आप जाएंगे दुकान में तो बहुत सारे स्क्रीन पर वो कलर दिखाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार से अगर कोई ग्रीन कलर दिख रहा है तो आप कहेंगे कि इस ग्रीन में थोड़ा येलोइश अपीयरेंस चाहिए, तो वो येलो के परसेंटेज को बढ़ाकर आपको स्क्रीन पर दिखाएगा और फिर उसी के अनुसार से कलर प्रिपेयर कर देगा। आप अगर कलर प्रिंटर यूज करते होंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि हम जो इंक डालते हैं उसमें तीन ही मेन प्राइमरी कलर है और उन्हीं के मिक्स होने की वजह से नए नए कलर का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर आप रेड इंक यूज कर रहे हैं और व्हाइट इंक यूज कर रहे हैं तो इनका प्रोपोर्शन अगर अलग अलग होगा तो कभी वो पिंक हो जाएगा, कभी उसमें व्हाइटनेस ज्यादा आ जाएगा, कभी ग्रीन येलो हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है इनके बीच में वो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार से डिसाइड किया जाता है। उसी तरह से केमिस्ट्री के केस में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। टू और मोर डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली इक्वल एनर्जी, यानी हाइब्रिडाइजेशन में वैसे ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है हैविंग नियरली इक्वल एनर्जी टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल। जैसे 2s और 2p, ये दोनों सेकंड ऑर्बिटल हैं, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है क्योंकि दोनों सेकंड ऑर्बिटल से ही हैं। तो अगर 2s और 2p के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर रहे हैं और फिर वो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें s का भी प्रॉपर्टी हो और p का भी प्रॉपर्टी हो, तो इस फेनोमेनन को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। और इस तरह से sp, sp2 या sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। उन्हीं के बारे में हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का पहले शेप डिस्कस करते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस कंडीशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा और उसी के अनुसार से फिर बाकी के मॉलिक्यूल के केस में हम लोग देखेंगे। एस का शेप आपको पता है कि एस का शेप स्फेरिकल होता है, तो ये एस ऑर्बिटल हो गया। पी ऑर्बिटल का शेप डबल होता है, ये डबल हो गया। अब इन दोनों को अगर इंटरमिक्स किया गया तो स्फेरिकल प्रॉपर्टी भी आएगा और डबल प्रॉपर्टी भी आएगा। यहां ये पी ऑर्बिटल है और इनके इंटरमिक्सिंग से जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उनका शेप इस तरीके से होता है, यानी ये हो गया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें से एक लोब बड़ा होगा और एक लोब जो है वो छोटा है। एस का स्फेरिकल शेप है, पी का डबल शेप है और इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से इस नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ जिनका इस तरीके से शेप होता है। अब किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, अब इनके बारे में। जैसे अगर देखो 1 लीटर रेड है और 1 लीटर येलो है, अब इनका इंटरमिक्सिंग करेंगे तो अब जो कलर होगा वो हाइब्रिड कलर होगा। लेकिन इनका वॉल्यूम अगर देखा जाए इस हाइब्रिड कलर का, तो यहाँ पहले 1 लीटर था और 1 लीटर था, तब ये हाइब्रिड कलर कितना हो जाएगा 2 लीटर। उसी तरह से 1 एटॉमिक ऑर्बिटल और 1 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर 1 ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तो वहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा और उनका नाम क्या होगा वो उसको हम लोग इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां ध्यान देना,
किस एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग नियरली इक्वल एनर्जी, यानी दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका एनर्जी डिफरेंस कम हो टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि वो फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होकर एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें सभी का प्रॉपर्टीज पाया जाता हो, एस कैरेक्टर भी हो, पी कैरेक्टर भी हो। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड द फॉर्म्ड न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर यहां पर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस जगह पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये पीडीएफ में भी आपको मिलेगा, और इस जगह पर उससे रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन। सेट यहां नहीं दिखेगा, जगह नहीं है, इसलिए उसको हम अलग वाले पार्ट में बताएंगे। जैसे अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिल रहा है, तो एस और पी ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से चूंकि टू ऑर्बिटल्स हैं, तो यहां पर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से s का एक ऑर्बिटल और p के टू ऑर्बिटल, याद करो s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होता है, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4 5। इन्हीं के नंबर के अनुसार से यहां पर p कर रहे हैं, यानी p सबसेल के 3 में से 2 ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो रहे हो तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा 1 2 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, और इस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगा 4, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाएगा sp3। अगर s के 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स और d के 1 ऑर्बिटल्स, तो देखो s का 1 है, p का 3 है, d का 1 है, तो टोटल 3 1 4 एंड 1 5 हो गए, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाएगा sp3d। अगर s का 1, p का 3 और d के 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो तो यहां 6 होगा, और इस कंडीशन में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसी तरह से sp प्लस p प्लस p प्लस d प्लस d प्लस d, हालांकि ये रेयरली मिलेगा आपको, अगर 7 हो तो यहाँ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। जनरली sp3d2 तक ही हम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर 2 होगा, sp2 का नंबर 3 होगा, sp3 का 4 होगा, sp3d का 5 होगा, sp3d2 का 6 नंबर होगा, और sp3d3 का 7 नंबर होगा। अब इसी अनुसार से वेस्पर थ्योरी को यहां रिलेट करो। वेस्पर थ्योरी में हम लोग पढ़े थे शेप के बारे में, यानी कि उससे हम लोग शेप निकाल सकते हैं। वही कंसेप्ट यहां पर भी आप जोड़ सकते हो। sp में चूंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो इनका शेप लीनियर होगा। sp में लीनियर होगा, sp2 में ट्रायगोनल पैनल, sp3 में टेट्राहेड्रल। अब यहां एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे अगर हमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में बात करना है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है s और p के हाइब्रिडाइजेशन से, इन दोनों के इंटरमिक्सिंग से sp, और इनके शेप के बारे में अगर बात किया जाए तो इनका शेप लीनियर होता है। अब अगर लीनियर शेप ड्रॉ करना है तो पहले आप ये डॉट 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 करके लीनियर बना लो,
चूंकि sp का नंबर 2 होता है, तब यहां पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर 1 ऑर्बिटल्स और ये सेकंड ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल हो गए। इनका शेप कैसा आ गया? लीनियर। उसी तरह से अगर s प्लस p प्लस p इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो इनके कॉम्बिनेशन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें 1 2 3 ऑर्बिटल्स मिक्स किए हैं, तो इस जगह पर यहां sp2 है, तो 3 ऑर्बिटल की वजह से इनका शेप ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर। अब पहले ट्राइगोनल प्लैनर ड्रॉ करो। इधर पे ट्राइगोनल प्लैनर, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है? 3। अब यहां पर ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ करो। 1 2 3, यानी ये पार्ट ओवरलैप करेगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो मतलब नहीं है। अब ये ट्राइगोनल प्लैनर हो गया किसके लिए? sp2 के लिए। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। उसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, sp3 का मतलब है s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स, यानी इनके कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन हुआ है sp3। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल देखो कि कितना हो गया? 1 2 3 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर भी कितना होगा? 4। और इस कंडीशन में अगर इनका हम लोग शेप निकालते हैं तो इनका ये शेप टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल बनाना हो तो वेस्पर्ल थ्योरी के अनुसार से टेट्राहेड्रल का कंसेप्ट होगा आपके पास में। ये टेट्राहेड्रल हो गया। अब इसमें हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेट्राहेड्रल आया, सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये टेट्राहेड्रल। उसी तरीके से अब याद करो sp3 d, ये नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp3 d, और इनके हाइब्रिडाइजेशन में s का 1 ऑर्बिटल सब स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा p p और प्लस d। इनके कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होगा sp3d का। यहां नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होगा, तो 1 2 3 4 5, और अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हों तो इनका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, बाइपिरामिडल, पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पहले वो ड्रा कर लेंगे। ये बेस जिनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, और ये याद करो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो परपेंडिकुलर होता है। अब इसी के ऊपर में आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देना है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4 और ये 5, ये बन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी तरीके से फिर sp3 d2 का आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का शेप होगा। sp3 d2, इनके फॉर्मेशन में s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ sp3 d2। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अगर देखें तो ये 6 होता है,
और 6 के केस में से ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब फिर यहां पर आप ऑक्टाहेड्रल बनाइए। ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताया था कि स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, यानी कि 2 पिरामिड होंगे और बेस स्क्वायर में होगा। ये देखो 1 ऑर्बिटल, सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उसी तरह से अगर हमें बनाना है sp3d3 का, तो याद करो टोटल 7 बॉन्ड पेयर वेस्पर थ्योरी में होता था। तो शेप कैसा आता था? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो अगर जरूरत पड़े तो उसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन यही तक में आपका जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है वो सबका फर्क होता है। तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिख दिए हैं पीडीएफ में, उसको आप कॉपी करोगे, जो टेबल दिए हैं वो टेबल नोट करोगे और उसके बगल में आप ये डायग्राम जो बनाइएगा। इतना पहले कॉपी कर। अब हाइब्रिडाइजेशन का कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि जहां पर हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है। वैसे आप एक चीज ध्यान में रखो, हाइब्रिडाइजेशन सारे मॉलिक्यूल के केस में होता है, क्योंकि वेस्पर थ्योरी के अनुसार से जो आप शेप निकालते हैं, चाहे वो sp हो, sp2 हो या sp3 हो, तो अगर sp2 ले रहे हैं तो इसमें 3p और s का 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। या अगर हम लोग बॉन्ड पेयर लोन पेयर को लेकर के चले कि 4 टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनका शेप टेट्राहेड्रल आता है। तो इस टेट्राहेड्रल में चारों बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं चाहिए। चारों बॉन्ड आइडेंटिकल तभी होगा जब उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि उस 4 बॉन्ड में s का 1 है और p के 3 है। s का शेप अलग है, p का अलग है, p में भी px, py और pz है। तो ये सभी चारों एक तरह से एक प्रॉपर्टीज तभी शो करेंगे जब उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन सारे केसेस में अवेलेबल है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, यानी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम के पास में, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वो शेयरिंग कर सकता है, और इसी के अनुसार से बाकी के दूसरे को हम मिलाते हैं। जैसे अगर हम लोग मीथेन का फॉर्मेशन देखते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4। अब इस बार में क्या करना है आपको, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम ये दिख रहा है आपको। सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है और सेंट्रल एटम कार्बन है। तो सबसे पहले हम लोग सराउंडिंग एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 1s1। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो यहां ये 1s1, यानी इसके पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनर्ट गैस से अगर लिखें तो हीलियम 2s2 और 2p2। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना, हीलियम यहां 2s और इस जगह पर ये 2p, 2s2 और यहां 2p2। s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन के पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 4। यहां ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन के साथ में, तो एक के पास में 1 है और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4। तो ये वैल्यू हो गया 1 × 4, इट मींस 4। अभी कार्बन एटम के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो अब मीथेन के फॉर्मेशन में ये कार्बन से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा, क्योंकि अब देखो अभी इसके पास में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही का वो शेयरिंग करेगा।
तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम्स अपना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कार्बन से डिमांड करेगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करेगा, लेकिन ये यहां से यहां तभी शिफ्ट कर पाएगा जब इनका चारों का एनर्जी वैल्यू सेम हो, क्योंकि हुंग्स रूल बताता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हम लोग, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम एनर्जी लेवल वाले में पहले सिंगली होता है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं तो इन CH4 मीथेन में कार्बन का ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से चेंज करता है। हीलियम (2s) इस जगह पर है 2p, यहां है 2s2 और यहां 2p2, 1 2 1 2। अब इसको हाइब्रिडाइज करने के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जरूरत है, तो यहां का ये सारा ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होगा, और इन्वॉल्व होने के बाद में अगले स्टेप में ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे, यानी ये कुछ ऐसे दिखेगा। 1 2 3 4। अब ये ना तो S रहा ना ही P रहा, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट में S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए इन सभी को कलेक्टिवली sp3 ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देखो इस कार्बन के पास में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस 4 ऑर्बिटल्स का एनर्जी वैल्यू सेम है, तो हुंग्स रूल के अनुसार से इलेक्ट्रॉन इनमें सिंगली फिल्ड होगा, यहाँ ये सिंगली फिल्ड हुआ, ये सिंगली फिल्ड हुआ। अब इसी के अनुसार से हाइड्रोजन एटम भी इनके साथ कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया। देखो तो इनके बीच में 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और अब यहाँ ये प्रूफ कर रहा है कि कार्बन एटम जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो इन सच कंडीशन इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका वैलेंसी 4 होता है और ये टेट्रावैलेंट बिहेवियर शो करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इनका sp3 हुआ। अब अगर इनका शेप निकालना हो हमें, ये सारा पार्ट आप नोट करोगे और इसके आगे का पार्ट जो हम लिख रहे हैं वो भी लिखोगे आप। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इनका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। तो यहां अगर आपको बनाना हो इसका शेप कैसा दिखेगा, तो वो देखो इसका शेप आएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो यहां टेट्राहेड्रल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में था, s ऑर्बिटल में। सेंट्रल एटम से हाइब्रिडाइज हुआ है, ये s ऑर्बिटल का, s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो यहां हाइड्रोजन के लिए आप बनाओगे इनका शेप स्फेरिकल, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3rd हाइड्रोजन है ये, और ये 4th हाइड्रोजन है। यहां ये हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जब इनके बीच में शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इसी जगह पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हाइट चौक से, यहाँ कार्बन कार्बन, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ये आपको ग्रे दिख रहा है, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ग्रे और ये ग्रे। तो ये शेप हुआ आपके मीथेन मॉलिक्यूल का, यानी कि टेट्राहेड्रल। ये एक एग्जांपल बताया। फिर से, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के पास में है, उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन के बाद में सेंट्रल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन s से स्टार्ट होगा।
जहां तक हम लोग पढ़े हैं sp sp2 यानी s को छोड़ करके नहीं, s को ले करके जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने का जरूरत है वहां तक वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं, 3-4 एग्जांपल्स बताएंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलना। नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। जैसे आप BS3 बोरिन का नाम सुने, उनके बारे में बात करते हैं। BH3 सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s1 और इनका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो यहां इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1s1। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन BH3, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम BH3 में कितना है? 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ ऑल हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन एटम के पास में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसी तरीके से फर्स्ट वाले को भी आप लिखोगे तो आ जाएगा 1 into 3 इट मीन्स 3, यानी BH3 के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन बोरॉन से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा। यहां तक ये पता चल गया। अब देखते हैं बोरॉन का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हीलियम 2s2 और 2p1 होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, हीलियम 2s, यहां 2p, ये 2s2 और यहां गया 2p1, 1 2 और ये 1। अब देखो आप, अभी इस ग्राउंड स्टेट में बोरॉन के पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है? 3। अब जरा सोचो यहां पर कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा अगर यहां का ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर शिफ्ट कर जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर तभी शिफ्ट करेगा जब यहां तक के ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो। जैसे सोचना है वैसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम 2-3 एग्जांपल बताएंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फर्स्ट को देख करके नहीं छोड़ना है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में अगर 10% समझ में आया, सेकंड वाले एग्जांपल में आपको 60% समझ में आएगा और थर्ड वाले एग्जांपल में 100% समझ में आएगा। इसलिए पेशेंस रखना ज्यादा जरूरी है। यहां इसके पास अभी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तभी ये BH3 का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, लेकिन ये तभी शिफ्ट करेंगे जब इन तीनों का एनर्जी सेम हो, और सेम एनर्जी करने के लिए ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आप देखो तो इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा तो S का 1 ऑर्बिटल और P के 2 ऑर्बिटल, तो यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। यानी अब अगले स्टेप में इसे हम इरेज कर रहे हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद इन BH3 यहां आ गया हीलियम, अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए 1 2 3। इन तीनों का एनर्जी सेम है, तो हुम्स रूल के अनुसार से सेम एनर्जी लेवल वाले में ये तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होगा, यानी एक एक कर ये एक ऑर्बिटल बचा हुआ रह गया, इसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है,
इस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम लोग sp2 ऑर्बिटल्स कहेंगे, क्योंकि इनके हाइब्रिडाइजेशन में s का 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब दूसरा जो एटम शेयर करेगा वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इनके बीच में आ गया। अब अगर इसका शेप बनाना है तब आप यहीं से आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इस वजह से इनका शेप ट्राइगोनल प्लैनर होगा, ट्राइगोनल प्लैनर। अब आप ट्राइगोनल प्लैनर बना लीजिए, पहले ये ट्राइगोनल प्लैनर बना लीजिए, ट्राइगोनल प्लैनर। सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है और इसका शेप स्फेरिकल है, तो हाइड्रोजन के लिए स्फेरिकल s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को व्हाइट से हम रिप्रेजेंट करें, आप जो पेन यूज कर रहे हैं, यहां एक बोरॉन के लिए हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हुआ, यानी जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हुआ है। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? BS3 का। फिर से एक बार, हाइब्रिडाइजेशन सारे मॉलिक्यूल में होता है और सेंट्रल एटम को लेकर चलते हैं। सेंट्रल एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यह डिपेंड करता है कि सराउंडिंग एटम के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए उसके कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी वही इन्वॉल्वमेंट के अनुसार से इनका sp, sp2, sp3, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। अब थोड़ा सा बड़ा लेकर के चलते हैं। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। अब देखो यहां सराउंडिंग एटम कौन है? क्लोरीन। तो पहले क्लोरीन का निकालते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये नियॉन 3s2 और 3p5 होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। नियॉन 3s और 3p 1 2 1 2 3 4 5। हुन्स रूल के अनुसार से पहले सिंगली फील्ड की, फिर पेयरिंग स्टार्ट की। यहां ये 3s2 और ये 3p5। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन इन PCl5, इनका नंबर कितना है? 5। टोटल नंबर ऑफ unpaired electron in PCl5, तो ये भी 1 into 5, इट मीन्स 5 आ गया। यानी फास्फोरस से ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा। अब फास्फोरस का लिखते हैं सेंटर एटम का 15। इनका आएगा नियॉन 3s2 और 3p3। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम नियॉन 3s और ये 3p 1 2 1 2 3। अब देखो, अब इसके पास में फास्फोरस के पास में ये 3s2 है और ये 3p3। अब इसके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन इससे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है। अब तो यहां पर आपको दिख भी नहीं रहा है कि कोई खाली है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता था। अब जरा सोचो,
यहीं पर एक और नया कंसेप्ट आ रहा है, और इस कंसेप्ट के बाद में अब हम लोग अगले क्लास में कैपेबल होंगे कि ये बता सकेंगे कि कहाँ ऑक्टेट रूल का वायलेशन होगा और कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका डिस्कशन पहले इसलिए नहीं किए क्योंकि अभी जो कंसेप्ट डेवलप करेगा वो पहले नहीं था। अब जरा सोचते हैं, इसके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है तो 5 के लिए इस इलेक्ट्रॉन को बगल में शिफ्ट करना होगा। अब कहाँ ये जाएगा? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़े कि 3s के बाद 3p, 3p के बाद कहाँ चला जाता है? 4s, लेकिन 3 थर्ड ऑर्बिट है, फिर 3p भी थर्ड ऑर्बिट है, और 4s में वो फोर्थ ऑर्बिट चला जाएगा। और जरा सुनो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है s, सेकेंड सेल में 2 सब सेल होता है s और p, और थर्ड सेल में 3 सब सेल होता है s, p और d। लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया थे कि अबव प्रिंसिपल के अनुसार से ओवरलैप करता है, तो 4s का एनर्जी कम हो जाता है 3d से, लेकिन 3d एग्जिस्ट करता है, यानी कि d सब सेल थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये थर्ड ऑर्बिट का ही है, इसलिए इसके साथ में एक वैकेंट 3d ऑर्बिटल है ऑलरेडी। तो यहां पर हम लोग ये 3d ऑर्बिटल्स को लेंगे, 1 2 3 4 5। ये कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है? 3d, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम एनर्जी लेवल वाले का होना चाहिए, और जब सेम सेल में अवेलेबल है, थर्ड सेल में उसके पास अवेलेबल है, तो वो फोर्थ में नहीं जाएगा, पहले थर्ड के साथ में ही करेगा। अबव प्रिंसिपल का यूज हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में करते थे, लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में जो अवेलेबल है उनको वो यूज करेगा। अब यहां से सोचो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब बनता? अगर यहां का ये यहां शिफ्ट कर जाए, तो अगर यहां का ये इस जगह पर शिफ्ट करेगा तो यहां से यहां तक ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। अब देखो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहा जाएगा? s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स और d के 1 ऑर्बिटल्स, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाएगा s p3d, और बाकी का ये 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ रह जाएगा। यानी कि इसके बाद में आप यहां जब नोट करोगे in PCl5 यहां ये आ गया नियॉन, इस जगह पर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 1 5, और ये 1 2 3 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन्हें भी आप लिख सकते हो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4। इसका भी जरूरत पड़ता है लेकिन आगे, इसलिए इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, कोई डिस्कशन नहीं। यह है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस हाइब्रिडाइजेशन में s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स और d के 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए sp3d। अब देखो इसके पास 2 and 3 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5। अब सराउंडिंग आइटम क्लोरीन है, तो हर एक क्लोरीन के पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन अपना 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो sp3d हो गया। अब अगर इसका शेप पूछा जाए तो sp3d का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनाएंगे हम लोग। इसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल। अब इसके शेप को थोड़ा ध्यान से देखना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिटाना पड़ेगा, यहां तक पूरे बोर्ड को ही कवर करेगा, तो यहां तक का ये पोर्शन आप नोट कर लोगे पहले।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इस डॉट 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 का जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे वहां पे जरूरत पड़ेगा। अब जो सराउंडिंग एटम है वो अभी तक में हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में था, यानी कि स्फेरिकल। लेकिन क्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है? p ऑर्बिटल में। और p का शेप कैसा होता है? डम्बल। तो यानी कि अब इस जगह पर आपको क्लोरीन के लिए डंबल बनाना पड़ेगा। तो यहां ये डंबल बना दिया। 5 क्लोरीन एटम थे तो यहां पर 5 डंबल बनाना पड़ेगा। ये p ऑर्बिटल है। यहां ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन है 4 5। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करें 2 3 4 5 और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करें 2 3 4 एंड 1 5। तो ये PCl5 का बना है। इसी तरह से अब आपके लिए एक वर्क दे दिए हैं कि आप SF6 का बनाओगे। यहाँ सेंटर एटम सल्फर है, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है। तो जिस तरीके से यहाँ बनाए हैं उसी तरीके से वहां पर भी बनाओगे। तो इनका वैसे ही शेप बनाइएगा और इसको असाइनमेंट में सबमिट कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। हम आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी बताएंगे अगले क्लास में, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए कि PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए और वो 1 मार्क्स का है तो इतना टाइम लगाने तब वो बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो उसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो वो फार्मूला कैसे यूज करेंगे वो हम अगले क्लास में बताएंगे, ताकि आप ये कंसेप्ट यूज कर सकें। अभी यहीं तक कंप्लीट नहीं हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीट नहीं हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी से आगे का कुछ और पार्ट अगले क्लास में बताएंगे। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा बुक वगैरह का रीडिंग वर्क भी डालो, यहाँ किस तरीके से वहाँ समझाया है। अब आपको समझ में आएगा कि ये डायग्राम किस तरीके से था, sp3d क्या है, sp3d2 क्या है, वो समझ में आएगा। एक बार और एक सजेशन हम मेरा है कि चूंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है तो एक बार वीडियो को आप फिर से आधे घंटे का टाइम निकाल करके एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग से देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट इस वाले पोर्शन में कंफ्यूज रहता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे ही देखा कि वो क्या ओवरलैपिंग कर रहा है तो तुरंत दिमाग में आएगा ये समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके दिमाग में आए कि ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर समझ में नहीं ही आएगा। तो बाकी जितने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते थे, पुराने स्टूडेंट भी हैं, तो वो जानते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद सेकंड में कुछ और क्लियर होगा, थर्ड में कुछ और क्लियर होगा और फोर्थ में उस क्वेश्चन को हम बनाने के लायक होंगे, यानी कि आपसे SF6 बनेगा, बिल्कुल बनाओगे। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।